तो आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आपको बता दें आपसे एक बस तकरीबन आधे घंटे के अंदर दिल्ली में 270, क्योंकि 2 सीटों पर नहीं, 2 वार्डों पर नहीं, 270 वार्ड के लिए चुनाव होगा एमसीडी चुनावों के लिए। और 270 वार्ड, क्योंकि 2 वार्ड ऐसे हैं, मौजपुर वार्ड जहां पर 14 मई को होगा और सराय पीपल जहां पर 21 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां पर चुनाव शुरू हो जाएगा और अब यहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये देखें आप, ये सुबह 6:30 बजे की तस्वीरें हैं जब ईवीएम्स को लाया गया अलग अलग स्टेशंस पर, और उसके बाद 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा, 5:30 बजे तक। और अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आपको बता दें 2012 में 138 सीटें बीजेपी को मिली थी, 77 पर कांग्रेस थी, 15 बीएसपी को मिली थी। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही, बल्कि बहुकोणीय कहें तो ज्यादा गलत ना होगा, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और स्वराज इंडिया, जेडीयू, बीएसपी सब है यहां पर। बीएसपी 196 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, करीब 250 सीटों पर पिछली बार बीएसपी थी, और इस बार स्वराज इंडिया की बात की जाए 211 सीटों पर स्वराज इंडिया लड़ रही है। जेडीयू 91 वार्ड पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 29 पर। रोशनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रजौरी गार्डन से। हमारे साथ हमारे कुमार विक्रांत सहयोगी निजामुद्दीन ईस्ट से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हैं रवीश। एक बड़ा फैक्टर आज जो है वो ये है, वो है बागी फैक्टर। एक बड़ा फैक्टर है 18 साल की उम्र के जो वोटर हैं, 25,000 वोटर हैं। इनके ऊपर अगर बात की जाए, सबसे पहले कुमार विक्रांत मैं आपसे शुरू करता हूं। कांग्रेस में अगर बात की जाए, शीला दीक्षित खेमा, जहां पर आप खड़े वहां पर शीला जी वोट डालने आती है। शीला दीक्षित का जो खेमा है, लवली चले जाते हैं बीजेपी के अंदर, वहां पर कई और नेता नाराज दिखाई दे रहे थे। बरका सिंह शुक्ला, उनकी बात की जाए, कई नेताओं की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस से करीब 50 बागी हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर यह कितना बड़ी साख का सवाल हो जाता है, क्योंकि उसका जो कोर वोट बेस था, जो पिछले हमने चुनावों में देखा था, विधानसभा चुनाव में, वो आपके पास चला गया था। अभी का लब्बो लुबाब आप कैसे लेते हैं? देखिए, कांग्रेस की पार्टी से वो आगे बढ़े, लेकिन अजय माकन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ शीला दीक्षित खेमा पूरी तरह से विरोध में है। शीला दीक्षित बार बार ये कहती रही कि लवली को पार्टी से नहीं जाना चाहिए था, वो गद्दार है, अमित मलिक को नहीं जाना चाहिए था, एमसीडी चुनाव का इंतजार करना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर रिजल्ट बेहतर नहीं आए तो शीला खेमा और अजय माकन खेमे के बीच में टकराहट एमसीडी चुनाव के बाद साफ दिखाई पड़ेगी, और यही वजह है कि 50 बागी खड़े हुए हैं। कांग्रेस के ज्यादातर नेता नाराज हैं अजय माकन से, और यही हाल बीजेपी की अगर बात करें तो उनके यहां पर तमाम पार्षदों के टिकट काट दिए गए सिटिंग के, तो वहां पर भी बागी खड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी राजौरी गार्डन की हार के बाद परेशान है। तो तीनों पार्टियों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो देखना होगा कि कमल, झाड़ू और हाथ के बीच में कौन बुलंद होगा दिल्ली में। लेकिन एक बात अहम है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो होंगे ये बहुत इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि दिल्ली का ये चुनाव है और दिल्ली देश की राजधानी है। और जहां तक आप कांग्रेस की बात करें तो बार बार कांग्रेस की यही कोशिश है कि जिस तरीके से राजौरी गार्डन में वो नंबर 2 पर आ गई, वैसे ही पहले कम से कम वो आम आदमी पार्टी को पिछाड़ पाए दिल्ली में, इसकी कोशिश में कांग्रेस है। लेकिन अजय माकन और बाकी नेताओं की जो आपस में टकराहट है वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है। आप जहां पे खड़े, इसीलिए मैंने आपसे बड़ा कांग्रेस स्पेसिफिक सवाल पूछा था। ये रवीश से मैं पूछूंगा, सीधे सीधे रवीश के पास में चलूंगा, और रवीश से मेरा जो सवाल है वो सवाल है अभी इस वक्त बड़ा ही स्पेसिफिकली बीजेपी को लेकर। रवीश, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बीजेपी के इस बार अगर बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से तो उन्होंने सिटिंग जितने भी हैं उन सबको टिकट नहीं दिया। 100 बागी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा की बात हो जाती है यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 राज्यों में वो जीत कर आए हैं, ये प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। रजौरी गार्डन सबको पता है कैसे क्या क्या हुआ। ये जो फैक्टर है बागियों का, ये जो फैक्टर है कि उन्होंने जो सिटिंग वाले उनको टिकट नहीं दिया, ये बीजेपी के लिए कितना यहां पर मायने रखता है? बिल्कुल निशांत, ये बीजेपी के लिए एक तरीके से इसलिए दोधारी तलवार का चुनाव है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का एमसीडी में 10 साल का शासन है। जाहिर सी बात है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने खड़ी होगी। इस बार एमसीडी में बीजेपी ने अपने किसी भी सिटिंग पार्षद, यानी कि तकरीबन 153 ऐसे पार्षद थे जो मौजूदा थे, उनका टिकट काट दिया।
इनमें से कई ऐसे पार्षद हैं जो बतौर निर्दलीय या फिर बीजेपी से छोड़कर, गोविंदपुरी की हम बात करें तो वहां से जो बीजेपी के पार्षद थे चंद्रप्रकाश, वो कांग्रेस चले गए। बाकी जो अपने दम पे चुनाव लड़ सकते थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निक्की सिंह है, संध्या वर्मा है, किशन गहलोत है जो बायपोल में जीत करके आए थे पिछले साल। इसके अलावा क्योंकि बीजेपी ने इस साल, आपको बता दें अभी तक 2 हमने फैक्टर गिना दिए, तीसरा फैक्टर जो वो ये है कि बीजेपी ने हर वार्ड से इस बार एप्लीकेशंस मंगवाई थी ऐसे लोगों की जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका सर्वे करवाया गया, उनके सर्वे के आधार पर फिर उन्हें टिकट दिया गया। अब एक वार्ड से कम 15 से 20 लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। नॉमिनेशन का मतलब एप्लीकेशन दाखिल की। अब उन एप्लीकेशन को दाखिल करने के बाद टिकट तो किसी एक को मिलना था, किसी एक को मिला, तो बचे हुए जो उम्मीदवार थे जिन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की थी, अब वो भी बीजेपी के खिलाफ इस जगहों पर इसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो कुल 3 ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है बागियों का, यानी वो कैंडिडेट जो बतौर निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों से अब बीजेपी के ही खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 21 लोगों को ऐन चुनाव से पहले अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है। तो बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा है, बीजेपी में बागियों का गुस्सा है, बीजेपी में उन लोगों का भी गुस्सा है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भरे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किलात बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो चुनाव भले ही एमसीडी का है लेकिन वो मोदी सरकार के जो काम है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। ऑनलाइन डिजिटल में खासतौर से एमसीडी ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को लगातार तीसरी बार एमसीडी की सत्ता मिलेगी या नहीं, ये अपने आप में इन 3 फैक्टर्स में बीजेपी कितना ज्यादा अपने आप को आगे रख पाती है उस पर निर्भर करेगा। रोशनी हमारे साथ मौजूद है। रोशनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा समझाएं हम लोगों को, पंजाब और गोवा की हार, उसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल, और फिर राजौरी गार्डन बायपोल में हार। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें, और ऊपर से 100 बागी कम से कम आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 100 बागी हैं मैदान में कम से कम। ये सारी चीजें कितनी बड़ी चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में लेकर? देखिए निशांत, मैं राजौरी गार्डन में ही मौजूद हूं और यहीं पर थोड़े दिन पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। जीत बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और यही बात कांग्रेस और बीजेपी का खेमा भी कह रहा है कि इस बार भी जो एमसीडी के चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी के ज्यादातर जो उम्मीदवार है उनकी जमानत जब्त होगी। सवाल अब उठता है कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने के पीछे या उनका जो ये नंबर गेम में तीसरे नंबर पर पहुंचने की जो बात आ रही है वो क्यों उठ रही है? 2 साल 2.5 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार में रहने का उनको दिख रहा है वो भी एक बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरह से कंट्रोवर्सी में आम आदमी पार्टी या उनके विधायक या फिर उनके मंत्री रहे हैं वो भी लोगों की नजर से अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट आम आदमी पार्टी के शासन से जनता नजर नहीं आती। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने भी पहुंचे थे तब भी हर जगह लोग यही कहते थे कि विधायक ने कुछ काम नहीं किया। अगर आप एमसीडी की भी बात करो तो पहला जो उनके जुबान पर नाम आता था वो विधायक का आता था। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है उसको लेकर भी साफ दिखाई पड़ती है। और खासतौर पर जब पंजाब और गोवा में चुनाव हुए थे तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके तमाम सिपहसालार पंजाब और गोवा में कैंपेन करने चले थे। मुझे एक चीज बताएं, उस दौरान जिस तरह से दिल्ली के हालात थे, फिर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक मिनट, फंड क्राइसिस का पूरा मसला, ये सब कुछ भी आम आदमी पार्टी के लिए। रोशनी, मुझे एक चीज बताइए, आप, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अभी जो हलचल है पीछे, आपके पीछे अभी जो हलचल है लोगों में एक्साइटमेंट के लिहाज से कितना दिखाई दे रहा है? और ये मेरा सवाल आप तीनों से है, क्या इस बार दिल्ली फर्स्ट डिवीजन पास होगी कि नहीं होगी? रोशनी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार 58% वोट पड़ा था। जी बिल्कुल, अमूमन एमसीडी के चुनाव में 50-60% ही वोट पड़ते हैं। इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर कोई आपको रुझान देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 100 मीटर के दायरे के बाहर बूथ मैनेजमेंट करने के लिए कार्यकर्ता भी मौजूद है। लेकिन जिस राजौरी गार्डन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पॉश लोकेलिटी है ये, और यहाँ पर तकरीबन 9 बजे के बाद से जो धीरे धीरे लोग हैं वो घर से बाहर निकलना शुरू होते हैं। कोशिश लोगों की होती है कि वो पहले जलपान करें फिर मतदान करने आए, लेकिन हम लोगों से कहेंगे कि पहले
पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिएगा। और इसी वजह से अभी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो नजर नहीं आएंगे। और सुबह के वक्त खासतौर पर जैसे ही 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, सबसे पहले यहाँ पर आपको मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग निकलते हैं, सीनियर सिटीजन जो लोग निकलते हैं, वो मिलेंगे। हर बार यहाँ पर यही ट्रेंड देखा गया है कि सुबह के काबिल तारीफ है आपका बूथ जो है तादाद में पहुंचते हैं। आपका और जो वोटिंग बूथ है वो बहुत कलरफुल है, बहुत साफ सुथरा है, बड़ा ही रंगीन है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि वाह, इस पे जाके वोट जरूर देना चाहिए। लेकिन ये मैं चाहूंगा कि दिल्ली वाले इस बात को समझें कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विक्रांत, आप दिल्ली में और देश में, यूपी में भी आप मौजूद थे, आप पंजाब भी गए थे, आपने कई चुनाव कवर किए हैं। मुझे एक चीज बताएं, आप क्या दिल्ली फर्स्ट डिवीजन पास होगी कि नहीं होगी? जी देखिए, दिल्ली दिल से ये उम्मीद करे, दिल्ली दिल से आगे बढ़े तो फर्स्ट डिवीजन आ सकती है। 58% पिछली बार था। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव है और ज्यादातर लोग काफी ऐसे होते हैं जिसको जो छुट्टी का दिन मान लेते हैं। अभी तक आप देखिए मेरे पीछे जो बूथ है, मैं आपको दिखाऊं कि बूथ में अभी तक कोई लाइन नहीं है, कोई नहीं आया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो सबसे पहले यहाँ वोट देने आ जाएं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन पास हो। और दिल्ली वालों से अपने चैनल के माध्यम से भी सबको अपील करनी चाहिए कि वोट देने आए और 60% से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और चुनाव में मतदान करना बहुत अहम होता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार 58% मतदान हुआ था और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार फर्स्ट डिवीजन दिल्ली पास होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी और तमाम और पार्टियां भी हैं और तमाम बागी भी हैं, तमाम निर्दलीय भी हैं और जो सब चाहेंगे कि उनके जो मतदाता है, उनके जो करीबी हैं वो सारे वोट करने आए। तो निशांत, उम्मीद करिए कि फर्स्ट डिवीजन दिल्ली पास हो। देखिए, मुझे लगता है कि आज सुबह सुबह थोड़ा सा माहौल को हल्का कर सकते हैं। कुमार विक्रांत, हमारी और आपकी उम्र के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18 साल के, उनके लिए इस बार बड़ा एक लालच है। लालच ये है कि न सिर्फ आपको दिल्ली बेहतर मिलेगी वोट डालने से, बल्कि आपको जो चुनाव आयोग है वो बाकायदा चॉकलेट और फूल भी देगा। खैर, ये तो ऑन द लाइटर साइड होगी। लेकिन रवीश से अगर बात की जाए, रवीश मुझे ये बताएं, 25,000 वोटर हैं, 25,000 वोटर हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम और कुमार विक्रांत की, हमारी ये एज के ये वोटर्स हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी दिल्ली को बदलने की। आप क्या कहेंगे कि इनका जो इंटरेस्ट है, आप जब दिल्ली की सड़कों पर गए, आप जब लोगों से मिले, इनका इंटरेस्ट कितना दिख रहा था एमसीडी के प्रति? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स की जब हम बात करें निशांत, तो क्योंकि हम पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग जगहों पे घूमे हैं दिल्ली की कवरेज के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के कई जगहों पे हमारा सामना हुआ। और आपको बता दें कि क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर बेहद ज्यादा संदेहास्पद था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं या फिर जो युवा होते हैं वो चुनाव करने बाहर निकलते हैं कि नहीं। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग है उसने एक नई कोशिश ये की कि इस बार जो कैंपेन चलाए गए चुनाव के लिए, उसमें सारे युवा चेहरों को जगह दी गई। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कई जगहों पर फ्लैश मॉब करवाई। तीसरी बात, चुनाव आयोग ने इस बार जितना भी कैंपेन, आउटडोर कैंपेनिंग जो रखा है, उसमें वोटर को ही ध्यान में रख करके, यानी अगर आप वोट करने जाते हैं तो अपनी सेल्फी लीजिए और चुनाव आयोग को भेजिए। इन तमाम चीजों को चुनाव आयोग ने ध्यान में रखा, वोटर को ध्यान में रखा, युवा वोटर्स को ध्यान में रखा। मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जहां पे अगर आप फर्स्ट टाइम वोट देने जाते हैं तो आपको गुलाब का फूल दिया जाएगा। आपको माहौल जो है वहां का दूसरी जगहों से बेहद अलग होगा। वहां पे गुब्बारे लगे होंगे, फूल लगे होंगे, कारपेट लगा होगा, स्वागत चॉकलेट से किया जाएगा। ये तमाम चीजें ध्यान में रख के, इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो इस बार युवा वोटरों का है और चुनाव आयोग जानता है बखूबी कि युवा यदि मैदान में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा लोकतंत्र के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक और बड़ी गौर करने वाली बात, ये जितने भी आप हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगियों को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सभी बीच बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेकर खुद भी वोट डालने जाएंगे। यकीन मानिए, सब वोट डालेंगे। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? वोट डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। नेता बाद में बदलेंगे, पहले आप बदलिए दिल्ली को। देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 2 बड़ी रोचक बातें हैं। पहली बात तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बकायदा एक नंबर दिया है अगर आपको अपने वोटिंग केंद्र के बारे में पता करना है। मैं आपको तुरंत बताऊंगा ये नंबर क्या है, 7738299899। इस पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर SMS करना है और आपको पता लगेगा आपको वोटिंग केंद्र कहां है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये पहली बार है जब एमसीडी के चुनाव में नोटा होगा। यानी एक और ऑप्शन है, लेकिन नोटा आपका ऑप्शन कमी हो तो बेहतर है। लेकिन सीधे चलते हैं, हमारे साथ आशुतोष मौजूद है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त एक और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं।
सीलमपुर से हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी आ चुके हैं, मणिदीप। लेकिन आप मुझे बताइए आशुतोष, बस अब से 12-13 मिनट में वो जगह जहां पर मुख्यमंत्री खुद वोट डालने जाएंगे अपने परिवार के साथ, क्या हलचल है, कितना जोश है, या मीडिया ज्यादा है पब्लिक कम है, क्या मामला है? दिखाएं जरा पीछे। निशांत, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। फिलहाल इस समय चूंकि मुख्यमंत्री यहां पर खुद वोट डालने आएंगे परिवार के साथ, इसलिए मीडिया की तादाद तो फिलहाल ज्यादा है। इसमें आप तस्वीर अगर देख पाए होंगे तो जो मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है, चूंकि वो जहां पर भी जाते हैं उसके पहले उनकी सिक्योरिटी पहुंचती है, वो वहां पर पहुंची है सब व्यवस्था देखने के लिए। और ये माना जा रहा है कि 8:05 पर अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी के साथ और पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। वोटरों का हालांकि अभी तक आसपास लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये राइट, अगर मैं आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो ये तमाम एक पॉश इलाका सिविल लाइंस का माना जाता है। बहुत पुरानी कॉलोनी है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आबादी है वो तकरीबन समृद्ध परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे लोगों की भी उम्मीद है कि वो भी, और हम भी, जैसे कि आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सामने आए वोट डालने के लिए। मैं आपको बताऊं, जिसको आप कह रहे थे कि हमारे तमाम आशुतोष, आपका वोट किधर है? आपसे बातचीत खत्म होगी, आपका वोट किधर है? के लिए जरूर जाऊंगा। निशांत, मेरा वोट यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, करोल बाग में है। तो मुझे यहाँ पे आपसे बातचीत खत्म करने के बाद मैं कोई बात नहीं, उतनी लिबर्टी आपको जरूर दी जाएगी। और हम चाहेंगे कि हमारे सारे रिपोर्टर्स अपनी ये जो अपनी 4 फिंगर है उसको जरूर दिखाएं जब वो वोट डाल के आते हैं। लेकिन मणिदीप इस वक्त हमारे साथ सीलमपुर से मौजूद है, और क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है 4.5 किलोमीटर, तो 4 बजे से मुझे याद है, मैं आपको बता दूं, आज आप कहीं मत जाइए, आज एकदम चिपक कर बैठिए, क्योंकि 4 बजे से आज तक आपको दिखाएगा एग्जिट पोल। ये लाल किले पर हम मौजूद हैं, एग्जिट पोल जरूर मिस मत करिएगा। लेकिन मणिदीप सीलमपुर से हमारे साथ मौजूद है, वहां पर क्या हाल है? बड़ी रौनक है, तंबू, शामियाना सब दिखाई दे रहा है। वाह, ये वोटिंग नहीं, ऐसा लगता है यहां पर तो आज एक बहुत अच्छी प्रजातंत्र की बारात है। जी बिल्कुल निशांत, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया कि प्रजातंत्र की बारात है, लोकतंत्र का उत्सव है, चुनाव का आज दिन है। 5 साल के लिए जैसे आज़ाद हिंदुस्तान में 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था, तो बैलगाड़ियों पर लोग सज धज के वोट डालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए गए थे अपने मताधिकार का। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से गुब्बारे, फूलें और मालाओं के साथ में इसको सजाया गया है। ये जो मालाएं हैं ये आज वोटरों के स्वागत के लिए यहाँ पर टांगी गई हैं। दिलचस्प होगा कि 26 तारीख को ये जो मालाएं हैं किन उम्मीदवारों के गले में टंगती हैं, किन उम्मीदवारों के गले में पहनाई जाती हैं, देखना दिलचस्प होगा। 2537 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ होना है। और जिस पोलिंग स्टेशन पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो थोड़ी देर में वोट डालने के लिए आने वाले हैं। बहरहाल ये जो आज का दिन है, ये मतदाताओं का दिन है, ये लोकतंत्र में उत्सव धर्मिता का दिन है, कि ये दिन अभी फैसला करेगा कि 26 तारीख को ये जो मालाएं हैं, ये जो गुब्बारे हैं, जो उत्सव का माहौल है, ये जो शामियाना सजा हुआ है, ये आखिर किन 272 लोगों के गले में सजता है, किनके घर पर सजता है, किनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आता है। मुझसे रुका नहीं जा रहा है। आपने जो पीछे तस्वीर दिखाई उस पर जरूर बोलूंगा कि बाहरों फूल बरसाओ, आज मेरा वोटर आया है। लेकिन आप हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहें, हमारी ये खास कवरेज जारी है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। हम आपको दिखाएंगे कौन सा नेता कहां पर वोट डाल रहा है, उसके बाद कितनी पब्लिक जुट रही है वोट डालने के लिए। हम आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल 4 बजे से कि आखिर दिल्ली का फैसला क्या होगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।